तो आज की कहानी है लाइट के बारे में, जिसे गॉड ने एक ऐसी गिफ्ट दी कि जिसका नाम है अनलिमिटेड गाचा। इसे यूज करने पर लाइट को रेंडमली कुछ भी मिल सकता है और वो इसे जितनी चाहे उतनी बार यूज कर सकता है। लेकिन अफसोस लाइट के पार्टी मेंबर्स को उसकी ये स्किल किसी काम की नहीं लगती और उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे मारने की कोशिश करते हैं और उसे अधमरा करके उसे डंजन की गहराइयों में फेंक देते हैं। लेकिन लाइट किसी तरह से सरवाइव कर लेता है और उनसे बदला लेने की कसम खा लेता है। और वो उनसे बदला कैसे लेता है, आइए कहानी में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेटर बताता है कि पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, हर तरफ सिर्फ डार्कनेस थी। फिर गॉड ऑफ लाइट ने अपनी कृपा करके लाइट बरसाई। फिर उसी लाइट से कंटिनेंट बने, दुनिया वजूद में और जिंदगी ने जन्म लिया। फिर उसी जिंदगी से 9 प्रजातियों का जन्म हुआ। लाइट एक नौजवान एडवेंचरर जो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। लाइट अपने छोटे से गांव को अलविदा कहकर निकल पड़ता है, ताकत और पैसे की तलाश में। एक बड़े शहर पहुंचने के बाद भीड़ उसे धक्का मुक्की करती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और एडवेंचरर्स गिल्ड ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे पूछती है कि क्या वो नया एडवेंचरर बनना चाहता है। तो लाइट सर हिलाकर हाँ कहता है। तो वो बताती है कि शुरुआत में उसे सबसे निचले एफ रैंक से शुरू करना होगा और पूछती है कि क्या उसके पास कोई खास एबिलिटी है। लाइट बताता है कि उसके पास एक अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी है, जिसे वो रैंडम कार्ड्स खींच कर कुछ भी समन कर सकता है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हैरान होती है, लेकिन जब लाइट एक टूटा हुआ फोग समन करता है तो वो बिल्कुल चुप रह जाती है। लाइट थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ सिल्वर वेयर्स नहीं बल्कि और भी चीजें समन कर सकता है। लेकिन उसके अगले रोल्स में सिर्फ सड़े हुए स्नेक्स निकलते हैं। लाइट का चेहरा उतर जाता है, उसकी किस्मत ने गलत वक्त पर उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट हंसकर कह देती है कि हाँ बिल्कुल एफ रैंक ही ठीक रहेगा उसके लिए। उसे एडवेंचर्स गिल्ड कार्ड देकर वो कहती है कि अब वो जॉब बोर्ड से अपनी मिशन चुन सकता है। लेकिन जब लाइट बोर्ड के सामने खड़ा होता है तो वो समझ नहीं पाता कि क्या लिखा हुआ है। रिसेप्शनिस्ट को पता चल जाता है कि वो पढ़ नहीं सकता, तो वो खुद उसके लिए जॉब पोस्ट पढ़ती है और लाइट खुश होकर कुछ आसान काम चुन लेता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे इतना पैसा मिल जाता है कि वो एक छोटा कमरा किराए पे ले सके। लेकिन उसी रात कुछ बीस्ट फोल्क बदमाश उसे घेर लेते हैं। उनका लीडर एक कूल सा वुल्फमैन उसका पैसा छीन लेता है। लाइट हाथ जोड़कर रहम मांगता है, लेकिन वुल्फमैन उसे जोर का मुक्का मार देता है और मजाक उड़ाते हुए अपने साथियों के साथ चला जाता है। आसपास के लोग किसी तरह का ध्यान नहीं देते। तभी एक दयालु एल्फ लड़की आती है और लाइट को उठने में मदद करती है। लाइट को यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत एल्फ उसके लिए झुक रही है। जैसे ही वो उसे उठाती है तो आसपास के कुछ एडवेंचर्स हंसने लगते हैं, लेकिन एल्फ उन्हें अनदेखा करती है। वो खुद को साशा बताती है और लाइट को अपने ग्रुप कॉन्कॉर्ड ऑफ द ट्राइब से मिलवाती है। इस ग्रुप में हर सदस्य किसी न किसी जाति से होता है। वहाँ एक बीस्ट मैन गिरू, एक डेमन डियाब्लो, एक ड्वार्फ ओबीरो, एक डार्क एल्फ नैनो, एक सेंचुरियस सियन और एक ड्रैगनॉइड ड्रैगो भी होता है। लाइट को पता चलता है कि ये लोग 9 जातियों को एकजुट दिखाने के मिशन पर हैं और अभी उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है। जब गिरू लाइट की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो पहले तो हैरान रह जाता है कि कोई उसे भी जरूरी समझ रहा है, फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेता है। कुछ ही दिनों के बाद लाइट अपने साथियों के साथ एबिस नाम की एक डरावनी केव डंजन में जाता है। जैसे ही एक बहुत बड़ा वॉर्म बीस्ट उस पर हमला करने आता है, गिरू अपनी तलवार से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन पीछे से एक और वॉर्म लाइट पर झपट्टा मारता है, जिसे साशा अपने तीर से गिरा देती है। वो लाइट को डांटती है कि इतनी लापरवाही मत करो, ये दुनिया की सबसे खतरनाक डंजन है, यहाँ जरा सी गलती मौत ला सकती है। वो बैठकर लाइट के जख्मों की मरहम पट्टी करती है और लाइट बस उसे देखता रह जाता है। उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा झलकने लगता है। साशा जब लाइट के जख्मों की देखभाल कर रही होती है तो बाकी पार्टी मेंबर्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे अरे, अब तो ये लाइट की मम्मी बन गई है। ये सुनकर साशा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और कहती है कि मुझे लाइट से कोई प्यार व्यार नहीं है, बस वो अपनी टीम का एक एक साथी की हिफाजत करना चाहती है। बाकी सब उसकी ये बात सुनकर हंसते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता। तभी ड्रैगो माहौल हल्का करते हुए लाइट से कहता है, चलो यार, तुम अब हमारी टीम के बेस्ट चाय वाले हो। लाइट थोड़ा मुस्कुराने लगता है और सब हंसते हुए डंजन के अंदर और गहराइयों में जाते हैं। कुछ देर बाद जब रास्ता आगे चलकर बंद मिलता है तो वो सबके लिए चाय बनाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ड्रैगो ठंडे लहजे में कहता है,
रुको लाइट, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हमें तुम्हारी जरूरत थी ही नहीं। हा हा हा। लाइट पहले तो हंस देता है, सोचता है कि क्या वो कोई मजाक कर रहे हैं, पर ड्रैगो के चेहरे पर गंभीरता देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। घीरू आगे बढ़कर कहता है, हाँ लाइट, अब तुम हमारे ग्रुप के कोई हिस्सा विस्सा नहीं हो। लाइट हैरान होकर पूछता है, क्या? मैंने क्या किया? घीरू मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारे जैसा निकम्मा और कोई जगह नहीं ले सकता। साशा भी उसे गुस्से से उसकी तरफ देखती है, मानो कि उससे कोई मूर्खता से घिन आ रही हो। सीएन और नैनो तो खुलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और डीमंस राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार इस बोझ से छुटकारा मिला। लाइट की आंखों में तो आंसू बाहर आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त थे। ड्रैगो हंसते हुए कहता है, दोस्त? हम तो बस तुम्हें रिक्रूट करना चाहते थे। सोचा था कि तुम्हारा अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन निकला तो ये सब बेकार। घीरू बोलता है, तुम्हारे जैसा बेकार ह्यूमन की हमें कोई जरूरत नहीं। तुम एक फेल्यूर हो और हम नीचे नहीं गिरना चाहते। सीएन हंसते हुए कहता है, वैसे तुम्हें निकालने में इतना टाइम क्यों लग गया? मुझे समझ नहीं आता। साशा ताना मारते हुए कहती है, ओ अब मैं चैन से अपने मास्टर के साथ शादी करूंगी, उस बेवकूफ ह्यूमन बच्चे से नहीं। लाइट का दिल टूट जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझता, ड्रैगो आदेश देता है, घीरू इसे खत्म कर दो। लाइट की रगों में तो मानो डर की एक लहर उठती है। घीरू अपने पंजे निकालता है और उसके गाल पर वार करता है। खून तो टपकने लगता है। बाकी सब उसे देखते रहते हैं और लाइट डर के मारे भागने लगता है। पीछे से घीरू हंसते हुए कहता है कि भागो, जितना भाग सकते हो, जल्द ही अब मॉन्स्टर्स तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन तभी साशा तीर चलाकर लाइट के पैर में मारती है ताकि वो भाग ना सके। लाइट दर्द से जमीन पर गिर जाता है। घीरू मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर जोरदार लात मारता है, फिर उसे बेरहमी से पीटने लगता है। साशा उसे रोकती है, रुको, हमें इसे ऐसे नहीं मारना चाहिए। इसे ऐसा दिखाना होगा कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। घीरू आखिरकार वार के लिए पंजा उठाता है। लाइट रेंगता हुआ पीछे हटने की कोशिश करता है, जिंदगी के लिए जिदोजहद करते हुए। घीरू हंसते हुए कहता है, कितनी मेहनत कर रहा है मरने से पहले। अचानक लाइट का हाथ किसी टेलीपोर्टेशन ट्रैप पर पड़ जाता है। ड्रैगो चिल्लाता है, जल्दी खत्म करो इसे। लेकिन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और एक तेज रोशनी के साथ लाइट वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद लाइट डंजन के किसी और हिस्से में जागता है। उसका पूरा शरीर जख्मी है। वो सोचता है कि अब कोई भी मॉन्स्टर्स उसे कभी भी खा जाएगा। ठंडी हवा उसे अपने परिवार की याद दिलाती है और वो रो पड़ता है। उसे याद आता है कि कॉनकॉर्ड ने पहले दिन उसे कितनी दयालुता दिखाई थी और अब वही लोग उसे मारना चाहते हैं। लाइट के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे उस धोखे की याद उसे अंदर से तोड़ देती है। वो सोचता है, मैंने क्या किया था जो उन्होंने ऐसा किया। धीरे धीरे उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है और वो कहता है कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, एक एक को खत्म करूंगा। वो मुश्किल से उठता है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखता है, सामने एक लेवल 999 टिटानोरोथस बीस्ट खड़ा होता है। लाइट हैरान रह जाता है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे? तभी उसे समझ आता है कि वो ट्रैप उसे एबिस के सबसे गहरे हिस्सों में लेके आया है। वो आंखें फैलाकर देखता ही रह जाता है। लाइट जल्दी से गाचा डिवाइस यूज करता है और गाचा डिवाइस जोरदार रोशनी छोड़ता है और एक फेरी समन करता है जो लाइट को तुरंत अपना मास्टर कहने लगती है। वो रहस्यमयी फेरी उस मॉन्स्टर को चकनाचूर कर देती है जैसे कोई पत्थर काट रहा हो। मॉन्स्टर के टुकड़े नीचे गिरते हैं और फेरी बेहद ग्रेसफुल तरीके से जमीन पर उतरती है। लाइट की आंखों के सामने वो एक झटके में गंदगी साफ कर देती है, फिर उसकी तरफ बैठकर विनम्रता से घुटने टेकती है और अपनी मैजिक से उसके सारे जख्म भर देती है। बिना पूछे हील करने के लिए वो लाइट से माफी मांगती है क्योंकि लाइट को घायल देखकर फेरी से रहा नहीं गया। लाइट खुद का परिचय देता है। लाइट विश्वास नहीं कर पाता कि उसने अभी अभी दुनिया की सबसे ओवरपावर्ड फेरी को खींच लिया। फेरी उसके नाम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे बार बार दोहराने लगती है और पूरी लॉयल्टी की कसम खाती है। लाइट अनजान होने की वजह से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है कि वो लेवल 9999 एवर सीकिंग मेड है और उसका नाम है मैं बताती है कि वो लाइट के गाचा की एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है। लाइट सोचता है कि उसका गाचा तो हमेशा बेकार है, इसीलिए उसे यकीन नहीं आता कि उसने इतनी ताकतवर चीज खींच ली। मैं उसे बहुत प्यारी निगाहों से देखती है और उसे कहती है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले
उसकी इस दुख भरी शक्ल को देखकर लाइट आखिरकार मान लेता है और मैं उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करती है। मैं फिर उसे कहती है कि वो लाइट के गाचा एबिलिटी की जांच भी कर सकती है और लाइट हैरान हो जाता है कि उसके पास अप्रेजल स्किल भी है। मैं बताती है कि यह सिर्फ उसकी एक एबिलिटी है और फिर उसकी परमिशन मांगती है। जब लाइट हामी भर देता है तो मैं की आंखें चमकने लगती हैं और वो उसे जांचने लगती है। जांचने के बाद वो पता लगाती है कि गाचा ने लाइट को क्या लेयर्स और सीक्रेट प्रोटेक्शन दी हुई है। मैं उसकी एबिलिटी से खुश हो जाती है। वो समझाती है कि गाचा सरफेस पर बेकार लगता था क्योंकि लाइट पहले ऐसे इलाकों में जाया करता था जहां माना बहुत कम था, लेकिन यहाँ सुपर चार्ड एबिस में आसपास का माना गाचा ने सोख लिया और उसकी रेयर कार्ड आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। वो अनलिमिटेड गाचा कार्ड रैंक्स के बारे में बताती है, हाईएस्ट एक्स्ट्रा रैंक और सुपर अल्ट्रा रेयर से लेकर नॉर्मल और इरर तक, और कहती है कि सरफेस पर माना की कमी की वजह से कभी भी अच्छे पुल्स नहीं मिल। लाइट की तारीफ करते हुए उसने खुद समझा कि गाचा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एबिस में आना चाहिए, लेकिन साथ ही चेतावनी देती है कि अकेले आना बहुत खतरनाक था। लाइट बताता है कि वो अकेले नहीं आया था, वो अपनी पार्टी के साथ आया था, पर वो लोग उसे धोखा देकर उसे यहाँ पर मारने वाले थे। लाइट उनके बारे में सोचता है और उनके तानों को याद करते हुए लाइट रो पड़ता है और मैं को सारी बात सुनाता है। वो बताता है कि कैसे पुराने ग्रुप ने उसे एक पैथेटिक ह्यूमन कहकर मजाक बनाया। वो बस अपनी फैमिली के लिए ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। पार्टी की बेरहमी ने उसे अंदर तक हिला दिया। आखिरकार मैं लाइट का दर्द सुनकर अपने घुटनों पर गिर जाती है और कहती है कि वो इन क्रूर बीस्ट को कभी माफ नहीं करेगी। वो अपने पैर में लगे तीर को पकड़कर आंसू बहाता है और मैं चुपचाप उसके गले लग जाती है। उसकी बाहों में लाइट थोड़ी सी शांति पाता है और रोना थम जाता है। मैं उससे कहती है कि वो उसकी पीड़ा को पूरी तरह से समझ नहीं सकती, पर वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके उस पार्टी से जरूर बदला दिलाएगी। लाइट हैरानी से उसे देखता है और मैं कसम खाती है कि वो एक झटके में ही सबको उसके सामने खड़ा कर देगी। जैसे ही लाइट उठकर मैं को रोकता है, मैं मन ही मन सोचती है कि वो अपने लिए जरूरत से ज्यादा दयालु है। वो कहती है कि मास्टर, इतने रहम दिल मत बनो। जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया वो रहम के लायक नहीं है। लाइट शांति से जवाब देता है, नहीं, मैं इस हालत में इसीलिए पहुंचा क्योंकि मैं खुद कमजोर था। बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं खुद मजबूत बनूंगा और अपने हाथों से उन्हें सजा दूंगा। लाइट को लगता है कि शायद मैं उसकी ये बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन वो बिना हिचकिचाए कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ मास्टर, मुझे आपके इरादों पर पूरा भरोसा है। लाइट के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आ जाती है। मैं भी मुस्कुराती है और लाइट अपना गाचा डिवाइस एक्टिवेट करता है। एक बार फिर एबिस के बीच में विशाल जादुई गोले घूमने लगते हैं और लाइट एक और जबरदस्त पावर टूल समन करता है। मैं गर्व से उसे देखती है। वो जानती है कि अब लाइट का असली सफर शुरू हो गया है। एबिस की अनंत माना से पावर्ड होकर लाइट अपनी ताकत की तलाश में एक नया साम्राज्य बनाना शुरू कर देता है। 3 साल बीत चुके हैं उस दिन के बाद जब सब कुछ बदल गया था। अब लाइट अपने बनाए हुए एक शानदार महल में रहता है जहां सैकड़ों मेड्स उसकी सेवा में लगी रहती हैं। मैं हमेशा उसकी बगल में रहती है जैसे उसने पहली मुलाकात के दिन वादा किया था। महल की सारी मेड्स उस पर फिदा हैं। जब भी वो सामने आता है सब खुशी से उसकी तारीफ करती हैं, बस इस उम्मीद में कि वो उन पर एक नजर डाल दे। मैं उन्हें डांटते हुए कहती है कि थोड़ा ठीक से बिहेव करो, ये कोई मेला नहीं है। लाइट मुस्कुराते हुए महल से बाहर निकलता है और लोकल मार्केट की तरफ बढ़ता है। वहाँ हर कोई उसे पहचानता है। एक वेंडर उसे आवाज लगाकर अपने स्टॉल पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। कुछ दूर से दुकानदार बताते हैं कि देश में फूड की कमी चल रही है। लाइट तुरंत कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को जल्द से सोल्व कर दूंगा, लेकिन मैं उसे रोकते हुए बोलती है कि इतने छोटे काम के लिए आप परेशान मत होइए, लॉजिस्टिक इशू मैं संभाल लूंगी। लाइट थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अब उसे एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ चुकी है। वो मैं से पूछता है कि बाकी मेरे लेजेंडरी समन्स कहाँ हैं। जवाब देती है कि यूकी जो कि बीस्ट टेमर है वो अभी डंजन के आसपास का एरिया मैप कर रही है।
और जंगलों में घूमकर किसी भी पॉसिबल खतरे की जांच कर रही है। लाइट को पता चलता है कि जंगलों में कई मॉन्स्टर्स घूमते हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि यूकी जैसे जीनियस बीस्ट टेमर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आगे बताती है इला जो मेज है वो आपकी ग्रैंड प्लान के लिए स्पेशल मैजिक बनाने में लगी हुई है। लाइट मन ही मन सोचता है कि क्या एली इतना कॉम्प्लेक्स स्पेल बना पाएगी, इसमें तो बहुत सारी ट्रिकी चीज है। फिर वह पूछता है कि नाजुना वो वेम्पायर नाइट कहाँ है। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि वो अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग में है, स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए। लाइट सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहता है वो लड़ाई में तो कमाल है लेकिन बाकी चीजों में थोड़ी बेवकूफ है। लाइट के मन में एक ही बात चल रही होती है, अब इस दुनिया को संभालने का अगला कदम क्या होगा। मैं हंसते हुए बताती है कि उसने नाजुना को महल के चारों ओर पेट्रोल करने का काम दिया है ताकि वो अपने काले दिमाग से कोई बेवकूफी ना कर बैठे। लाइट को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, उसे पता है कि नाजुना जैसी लड़की के कारण ही महल का माहौल थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहता है। कुछ देर बाद लाइट और मैं वापस महल लौटते हैं, जहां जेक जो उसकी 4 लेजेंडरी समन्स में आखिरी है उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। मैं थोड़ा नाराज होकर जेक से कहती है कि लाइट को सही तरीके से एड्रेस करो, लेकिन जेक जो खुद को एक सच्चा सिग्मा मानता है मैं की बातों से नॉनसेंस करके पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लाइट हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जेक तो मेरे लिए भाई जैसा है। फिर वो कहता है कि अब वो उसके साथ ट्रेनिंग के लिए जाएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचकर दोनों स्पार्क के लिए रेडी हो जाते हैं। एक तेज मूवमेंट में लाइट बिजली की तरह और सीधा जेक के एप्स पर मुक्का झाड़ देता है। जेक थोड़ा पीछे खिसकता है लेकिन मुस्कुराते हुए उठता है। वो कहता है कि अगर कोई आम एडवेंचरर होता तो इस पंच से मर जाता, लेकिन मैं एक टैंक की तरह बना हूँ, डैमेज एब्जॉर्ब करने मेरी आदत है। दोनों के पंचेस हवा में टकराते हैं, फिर पीछे हटते हैं और लाइट एक के बाद एक स्ट्राइक्स करते हुए जिन्हें जेक बड़ी आसानी से डोज कर देता है। इस बीच नाजुना अब भी महल की गलियों में पेट्रोल कर रही होती है, सर झटकते गुनगुनाते चलते हुए। कुछ मैच उसे रोककर मीठी बातें करने लगती है। तुम्हारे रहते तुम्हें बिल्कुल सेफ फील होता है नाजुना। नाजुना के चेहरे पर खुशी झलक उठती है, ठीक वैसे ही जैसे मेट्स चाहती थी। अब वो प्रैंक खेलने के मूड में आती हैं और कहती हैं कि तुम लाइट के बेडरूम को भी चेक कर लो ना, कहीं वहाँ कुछ खतरनाक तो नहीं। नाजुना इस बात को सीरियस ले लेती है और फौरन बेडरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है अंदर से मैं निकल आती है। नाजुना हैरान होकर पूछती है आप लाइट के बेडरूम में क्या कर रही हैं? वो तो अभी ट्रेनिंग में है। मैं लाल होकर बोलती है कि वो मैं बस रूम साफ कर रही थी। नाजुना कहती है कि मुझे रूम चेक करना है, कहीं कोई खतरा तो नहीं। मैं कुछ कहती उससे पहले नाजुना अंदर चली जाती है और दिखती है कि बेडरूम पूरा बिखरा हुआ है। वो भोलेपन से कहती है लगता है कि कोई बेड पर लोटपोट कर रहा था, पिलो सूंघ रहा था। मैं तुरंत संभल कर बोलती है कि वो मेरे स्पेशल मेड मेकिंग स्टाइल है। नाजुना खुश होकर पूछती है कि क्या मैं भी सीख सकती हूँ? मैं हंसकर मना कर देती है, अरे नहीं नहीं, मेरा सीक्रेट टेक्निक है। फिर नाजुना को याद आता है कि मेड जी ने उसे मैं को एक मैसेज देने को कहा था। वो पर्ची निकालकर मैं को देती है। मैं उसे पढ़कर समझ जाती है कि बाकी मैच उससे नाराज हैं क्योंकि वो हमेशा लाइट के रूम को खुद साफ करती है और किसी और को मौका नहीं देती। मैं शांत होकर कहती है कि तुम टेंशन मत लो नाजुना, मैं संभाल लूंगी। वो नाजुना को कुछ कॉइन्स देती है और कहती है कि ये रखो और ये बात किसी को मत बताना। नाजुना खुशी खुशी पैसे लेकर बाहर निकल जाती है और मार्केट में जाकर सोचती है कि अब वो क्या खाएगी। आखिरकार मैं वो फुलफुली पैनकेक्स और खुश होकर वापस महल की तरफ लौट जाती है। वापस आकर वो बैल्कनी पर यूकी को देखती है और पूछती है कि तुम्हारा फॉरेस्ट वाला काम पूरा हो गया क्या? थकी हुई यूकी प्रेचमेंट देखते हुए कहती है कि यह बन गया है। नाजुना उसे बधाई देती है और फिर अपने पेट्रोल पर निकल जाती है। वो थ्रोन रूम में पहुंचती है जहां कोई नहीं होता तो वो पूरे जोश से चिल्लाने लगती है। फिर वो मजाक में थ्रोन पर कूद जाती है और खेलते खेलते एंजल स्टेचू का एक पंख तोड़ देती है। डर के मारे जल्दी से वो उसे आधा टूटा हिस्सा जोड़कर भाग निकलती है। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में लाइट और जेक की लड़ाई जारी रहती है। कुछ देर बाद जेक हंसते हुए कहता है कि बस आज के लिए इतना काफी है, चलो नहाने चलते हैं। दोनों जॉइंट बेथ टब में बैठे होते हैं। लाइट तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। डंजन के ज्यादातर मॉन्स्टर्स तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, लेकिन याद रख कुछ ऐसे भी हैं जो तुझे मिटा देना चाहते हैं। लाइट का चेहरा हैरान हो जाता है
उसे 3 साल पहले का धोखा याद आ जाता है और वो कहता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपना बदला नहीं ले लेता। उधर मैं अपने चेंबर में बैठी 4 शरारती मेड्स को बुलाती है और उनकी लिखी शिकायत पढ़कर कहती है, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। सामने आते ही सारी मेड्स चुप हो जाती है। फिर माफी मांगते हुए कहती है, हम तो बस आपको सपोर्ट दिखाना चाहते थे, मैं आपको बहुत काम करना पड़ता है। मैं ठंडे लहजे में बोलती है, मेरे काम की चिंता मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। और वो लाइट के कमरे को साफ करने की उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा देती है और उन्हें सजा देती है। अब जाओ थ्रोन रूम तक जाने वाली हवेली को हाथ से साफ करो। मेट्स हैरान होकर कहती हैं, इतना लंबा हवेली? हाँ, ताकि तुम बिजी रहो जब मैं लाइट के साथ मिशन पर बाहर जाऊं। बाहर नाजुना एक शॉप की विंडो के पास खड़ी होती है, एक शाइनी गाउंटलेट को ध्यान से देखती है पर पैसे नहीं होते। तभी एली वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या देख रही हो नाजुना? नाजुना गॉटलेट की तरफ इशारा करती है और पूछती है, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तो मैं तो कंस्ट्रक्शन देखना था। एली मुस्कुराकर कहती है कि सब सही चल रहा है तो मैंने थोड़ी छुट्टी ले ली। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है कि कौन लाइट के ज्यादा करीब है, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एली गर्व से कहती है कि मैं तो लाइट के रिवेंज प्लान में डायरेक्टली शामिल हूँ, अनलाइक के वो आगे कहती है कि अभी कुछ दिन पहले हमने साथ ही में चाय पी थी और प्रोग्रेस डिस्कस की थी। अगली बार तो मैं प्राइवेट डिनर प्लान कर रही हूँ। नाजुना जलकर चुप रह जाती है और एली की समग स्माइल कमरे में गूंज उठती है और जैसे ही दोनों की राइवलरी बस और गहरी हो रही हो। नाजुना भी हंसते हुए कहती है, तो क्या हुआ, मैं भी मास्टर के साथ चाय पीना चाहती हूँ। फिर एली की तरफ देखकर बोलती है, वैसे अगर कभी तुझे क्लोज कॉम्बैट में मदद चाहिए तो मुझे याद कर लेना। एली मुस्कुराती हुई कहती है कि जरूर, वो फेवर में किसी दिन कैश कर ही लोगी। नाजुना फिर से अपनी बेफिक्र पेट्रोल ड्यूटी पर लौट जाती है और अपने उसी ब्रेनलेस अंदाज में। इधर महल के अंदर चारों मेट्स फिर से मैं के खिलाफ प्लान बनाने में लग जाती है। मैं तो बिल्कुल उस छोटे मूंछ वाले गुस्सेल आदमी जैसी है। बाकी 3 चौंक कर कहती हैं, चुप रह पागल, अगर मैंने सुन लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर एक मेड कहती है कि लाइट को मैं से इतना लगाव क्यों है, पता है, क्योंकि वो उसकी पहली समन थी। दूसरी जो पर्पल बालों वाली है कहती है, और याद है कि यूकी को समन करने में लाइट को पूरे 2 महीने लग गए थे। मतलब वो दोनों 2 महीने डंजन में अकेले थे। सबकी आंखें फैल जाती हैं और फिर जेलसी में पागल होकर फ्लोर पर लोटपोट होने लगती हैं। 2 महीने अकेले, ओहो। चलो वोडू मैजिक करते हैं मैं को इक्वेशन से निकालने के लिए। सब टेबल पर बैठकर डाय डाय मंत्रा जपटने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आती है। मैं दरवाजा खोलती है और गंभीर नजरों से सबको देखती है। तो यही चल रहा है यहाँ। मैच तुरंत खड़ी होकर माफी मांगने लगती है। हम तो बस थोड़े जेलस हो गए थे, हमारा वो मतलब नहीं था। मैं गहरी सांस लेकर कहती है, अजीब ख्यालों में खोना बंद करो। जब मैं समन हुई थी और यूकी नहीं आई थी तब लाइट पूरा समय मैजिक सीखने और मटेरियल आर्ट प्रैक्टिस में लगा था। हमारे पास ऐसी बेवकूफियों के लिए वक्त ही नहीं था। लेकिन तभी मैं ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, असल में मैं सोच रही थी कि मैं तुम सब पर ज्यादा सख्त हूँ, पर यहाँ देखकर लगता है कि मैं सही थी। वो आगे कहती है कि अब जाओ और थ्रोन रूम को भी साफ करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है। अब वो पूरी तरह मैं के रहमो करम पर थी। मजबूरी में उन्होंने पूरा थ्रोन रूम हाथ से साफ किया बिना कुछ बोले। लेकिन जब ग्रीन बालों वाली मेड डस्टिंग कर रही थी उसने गलती से एंजल स्टेचू का टूटा हुआ पंख गिरा दिया, वही जो नाजुना ने पहले तोड़ा था। सारी मेड्स सुन रह जाती है। अब तो मैं हमें मार डालेगी। अगली सुबह लाइट डंजन में पहुंचता है जहां नाजुना, इलाई और यूकी पहले से मौजूद होते हैं। वो मुस्कुरा कर कहते हैं, गुड मॉर्निंग मास्टर। और तभी नाजुना और इलाई फिर अपनी यूजुअल लड़ाई शुरू कर देती हैं। अचानक अंधेरे से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है, हेल हाउंड। लाइट का चेहरा जम जाता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि उसे 3 साल पहले वो डरावना दिन याद आ जाता है। अब वो जानता है कि वो पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उस घटना का ट्रॉमा उसने इसे अंदर से हिला के रख दिया था। लेकिन उसकी पार्टी बिल्कुल नहीं डरती। नाजुना तलवार निकालते हुए चिल्लाती है, मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगी। एली उसे गुस्से में देखती है, मास्टर मुझे इजाजत दीजिए, मैं पूरी हेल हाउंड स्पीशीज को मिटा दूंगी। और यूकी शान से कहती है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे खुद नरक में धकेल सकती हूँ। उन तीनों का ऑरा इतना भयानक होता है कि बेचारा हेल हाउंड कांपने लगता है और पीछे हट जाता है। लाइट धीरे से उन्हें रोकता है, शांत हो जाओ अब।
वो अपने डर को काबू में करता है और मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके सर पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहता है उसे पता है कि अगर उसने मजाक में भी अटैक बोल दिया तो उसकी लेजेंडरी समन्स साथ में पूरी हेल हाउंड रेस को मिटा देंगी। वो यूकी की तरफ मुड़कर गंभीर आवाज में कहता है अब समय आ गया है, आज मैं सरफेस पर लौटूंगा और अपनी रिवेंज प्लान की शुरुआत करेंगे। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गारू जो कि बीस्ट फोल्क फेडरेशन की राजधानी का मानो के किंग बन चुका है, जहां सारे बीस्ट फोल्क उसी के लिए जबरदस्त इज्जत दिखाते हैं। गारू रोज मिलने वाली तारीफों का फुल मजा लेता है और बाकी सबको अपने नीचे समझता है। शहर में चलते हुए उसे एक इंसानी लड़का दिखता है जो कूड़ेदान में से कुछ ढूंढ रहा होता है। गारू बिना सोचे समझे उसके पास जाता है, उसे लात मार देता है और उसके चेहरे पर थूक देता है बिना किसी वजह से। फिर बोलता है मेरी नजरों से दूर रह और अपने ग्रुप के साथ वहां से चला जाता है। वहां सबका खाना पीना का बिल भी वो खुद भर देता है, शौक से खाता है, पैसे के नोट बारिश की तरह बहाने लगता है। उसके साथी भी उसकी कमाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम तो हम जैसे लोअर क्लास लोगों का आइडल है यार। सबको अच्छा लगता है कि एक झुगी झोपड़ी में पलने वाला बच्चा अब उन सबका लीडर बनने वाला है। गारू उन्हें समझाता है कि ये सब आसान नहीं होता, बीस्ट फोल्क को अपने इंस्टिंक्ट्स का सही इस्तेमाल बचपन से ही सीखना पड़ता है। बाकी लोग बोलते हैं भाई तेरा इंस्टिंक्ट तो सबसे टॉप है, ड्रैगन्स और ऑर्क्स तक तेरी स्किल के आगे झुकते हैं। गारू हंसकर कहता है भाई सब नाक का खेल है, स्मेल ही सब कुछ बता देती है, बस सही काम को सूंघो और गंदे काम से दूर रहो, यही मेरी सक्सेस का राज है। वो बताता है कि 3 साल पहले उसे एक बड़ा काम मिला था और उसी ने उसकी जिंदगी बदल दी। सब जानते हैं कि वो कॉन्क्यूअर ऑफ द ट्राइब वाले मिशन की बात कर रहा है, तो सब पूछते हैं कि भाई वो वाला काम क्या था। गारू मुस्कुराता है और बोलता है अरे वो तो सीक्रेट है, फेडरेशन ने कुछ बताने से मना किया है। अब सॉरी बोलकर वापस पीने लगते हैं, लेकिन गारू का दिमाग 3 साल पुरानी बातों में चला जाता है। उसे याद आता है कि वो उसकी लाइफ का सबसे इजी और फनी काम था, बस एक इंसानी बच्चे को मारना था जिसके बारे में शक था कि वो कोई मैस्ट्रो है। उसने उसे मार दिया और आज वो अमीर भी है और फेमस भी। बस एक बात खटकती है, वो लाइट कभी मिला नहीं जब से वो टेलीपोर्ट हुआ था, लेकिन गारू को पूरा यकीन है कि वो बच नहीं पाया होगा। फिर भी वो सोचता है कि ये मैस्ट्रो आखिर क्या है जिसको दुनिया के सारे देश पागल हैं और खुद ढूंढ रहे हैं, पर फिर खुद को रोक लेता है ज्यादा खोदना ठीक नहीं। तभी बार में माहौल बदल जाता है, दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। वो सीधा गारू से पूछती है क्या तुम कॉन्क्यूर ऑफ द ट्राइब्स के मेंबर थे? गारू सर हिलाता है और हाँ बोलता है। मैं अपना इंट्रो देती है, मैं लाइट की सबसे वफादार मेड हूँ, मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही हूँ, वो नोबल फैमिली से हैं। गारू हंस पड़ता है अरे छोड़ो, ये कहानी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं शांत रहती है और कहती है मुझे डिटेल्स बताने की इजाजत नहीं है। गारू सोच में पड़ जाता है। मैं बताती है कि वो दुनिया भर में लाइट को ढूंढ रही है और उसे पता चलता है कि लाइट ने एक एडवेंचरर पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन वो एबिस में मर गया। वो गारू से कहती है कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ लाइट को आखिरी बार देखा गया था। गारू कहता है वहां जाना जानलेवा है। मैं बोलती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी। सब हैरान रह जाते हैं जब मैं अपने ब्रीफ केस खोलती है और अंदर सोने की ईंटें पड़ी होती हैं। गारू को हल्का सा शक होता है पर सोचता है एक इंसानी लड़की मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी, और वो डील मान लेता है। वो बोलता है लाइट मेरा भाई जैसा था, पैसा कोई मायने नहीं रखता। गारू अकड़ में बोलता है तुम जिसको देख रही हो वो वुल्फ ट्राइब का फ्यूचर लीडर है। मैं अपने लाइट यादों के साथ तुम्हें एबिस तक एस्कॉर्ट करूंगा। मैं मुस्कुराती है, आंखों में निकले आंसू लेकर बोलती है थैंक यू। अंदर ही अंदर वो जानती है कि गारू उसकी जाल में फंस चुका है। गारू और उसकी टीम 1 महीना लगाकर मैं को एबिस के उस हिस्से तक ले आते हैं। मैं पूरा रास्ता थकी हुई और बिल्कुल मासूम बनकर चलती रहती है। गारू को पक्का यकीन हो जाता है कि ये तो एक इजी जॉब है, इसे लाइट की कब्र तक ले जाओ, वहीं इसका खेल खत्म। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो जहां लाइट मरा था, गारू बोलता है हम पर मॉन्स्टर्स के झुंड ने अचानक हमला किया था, उन्होंने लाइट को फाड़ डाला और फिर वो टेलीपोर्ट ट्रिप में फंस गया और कभी नहीं मिला। मैं रोने लगती है, लाइट के लिए आंसू बहाती है। गारू दुख जाहिर करते हुए बोलता है हम कुछ नहीं कर पाए,
सब बहुत अचानक हुआ। तभी गारू के साथी पीछे से एस्केप रूट ब्लॉक कर देते हैं। गारू अब एक्शन लेने को रेडी होता है, पर मैं रोती हुई बोलती है, मेरा दिल सच में लाइट के लिए रोता है। उसे इस गंदी और अंधेरी डंजन में ले आया गया, धोखा दिया गया और लगभग मार दिया गया। अगर मैं उसके साथ पहले होती तो वो कभी इतना नहीं झेलता, उसे लातें नहीं पड़ती, तीर नहीं झेलने पड़ते। गारू एकदम घबरा कर पीछे हट जाता है। इसे ये सब कैसे पता? ये बातें तो सिर्फ कॉन्कर्स ऑफ द ट्राइब को पता थी। गारू गुस्से में पूछता है, तुम हो कौन और किसके लिए काम करती हो? कहीं किसी दूसरी ट्राइब ने तुम्हें मेरे ऊपर नजर रखने के लिए तो नहीं भेजा? मैं कुछ पल चुप रहती है, फिर शांत आवाज में कहती है, मेरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर लाइट के लिए है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर उंगली उठाई तो जल्दी पता चल जाएगा कि असली गंदगी किसके अंदर है। जब तुम्हारी आंतें जमीन पर बिखरी होंगी। वो जैसे ही खड़ी होती है, सिर्फ उसका उठना ही सबके जिस्म को कांप देता है। गारू को समझ नहीं आता कि एक इंसानी लड़की से इतना डरावना ओरा कहां से आ रहा है। वो खुद को याद दिलाता है कि ये तो बस एक इंसान है, गंदगी का टुकड़ा, हम बीस्टफुल के सामने कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं की आंखों में देख के ही उसे लगता है कि मैं तो अब मर चुका हूँ। लेकिन तभी कुछ होता है, एक जानी पहचानी आवाज आती है, बस सब शांत हो जाओ, गारू मेरा शिकार है। वो आवाज लाइट की होती है। मैं तुरंत पीछे हट जाती है और तुरंत सर झुका लेती है। बेस्ट फोल्क हैरान रह जाता है, एक इंसानी लड़का एबिस के बीच में कैसे बच पाया? गारू पत्थर की तरह खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों होते हैं। लाइट आगे बढ़ता है, अपना चेहरा दिखाता है और गारू का सबसे बड़ा डर सच बन जाता है। वो वाकई जिंदा है। गारू का डर पल भर गुस्से में बदल जाता है। तू जिंदा कैसे है? लाइट मासूमी से मुस्कुराते हुए कहता है, 3 साल का ब्याज लेकर आया हूँ गारू। बाकी बीस्टफुल की पूरी कंफ्यूजन में होते हैं, समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है। गारू खुद को संभालते हुए हंसी छोड़ देता है, वाह तू कमाल का मजाकी है। एक लेवल 15 का इंसान मेरे जैसे लेवल 150 के सामने बदला लेने आएगा? इंसान वाकई बेवकूफ होते हैं। वो जोर से हंसता है और कभी कभी सोचता है कि भगवान का शुक्र है कि इंसान इतने मूर्ख पैदा होते हैं। गारू कहता है कि अब जब मैं तेरा सर काट के फेडरेशन ले जाऊंगा तो मुझे बीस्ट फोक का लेजेंड बना देंगे। लाइट हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुझे जरा सी भी क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं जिंदा कैसे हूँ?